Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friends, इन्वायरमेंट स्टडीज़ पैडागोजी के हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना मूल्यांकन आपको खुद करना है कि कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है, या रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर जो है, देखिए डियर, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये ना सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो इस प्रक्रिया में जो है, वैसे तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, लेकिन रात के समय जो है पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो हानिकारक होती है, इसीलिए पेड़ पौधों के नीचे जो है सोना नहीं चाहिए रात को। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा चमकीला है जिसे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। पारा द्रव अवस्था में धातु है या पारा ऊष्मा का सुचालक है। पारा होता है डियर मरकरी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है पारा जो है चमकीला होता है, साथ ही ये जो है शीशे पर नहीं चिपकता, और पारा जो है जल की तरह ही जो है असामान्य प्रसार का गुण नहीं रखता है। इसमें जो है ताप के साथ हमेशा जो है नॉर्मल प्रसार होता है, इसीलिए बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य समूहों में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहारी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। अम्लीय फल, केला, मछली, अम्लीय फल, मटर, नट्स यानी बादाम आदि, अनाज, केला, मक्खन या फलियां, दालें, मछली। तो उसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए अनाज, केला और मक्खन को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्यामपट्ट पर लिखती है। इन पदार्थों को नमी से दूर रखा जाना चाहिए। इन पदार्थों को बंद डब्बे में रखना चाहिए। इन पदार्थों को साफ जगह पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। तो शिक्षिका जो है किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है। सब्जियां, दूध, गुड़ या मांस। तो फोर्थ का आंसर सही हो जाएगा। ये जो शर्तें हैं ना, ये गुड़ के परिरक्षण से रिलेटेड हैं, तो आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा गुड़। अगला है, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना, या वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो फिफ्थ का आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दिया, देखिए ऋतु परिवर्तन के कारण पेड़ों में जो है वलय ये होते हैं, ये बन जाते हैं, जिससे उसकी वृक्ष की आयु ईजिली से ज्ञात कर सकते हैं। और वृक्षों की आयु का अध्ययन ये कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लियर। तो आपका आंसर जो है, अगर आपने सेकंड आंसर बनाया है, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। यह संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो सिक्स्थ में आंसर सही हो जाएगा हमारा। देखिए, मृदा तथा जल को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, और अनेक कारकों से मृदा तथा जल प्रदूषित हो रहे हैं। इससे जो है अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर, ठीक है। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर सही है, जो सत्य नहीं है। क्लियर। जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते यानी हैंडल लगाए जाते हैं तो इससे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले गर्म करना, फिर ठंडा करना, पहले ठंडा करना, फिर गर्म करना, पहले उबालना, फिर ठंडा करना, या बहुत ठंडा करना।
तो देखिए, जब लोहे के चाकू में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं तो सबसे पहले लोहे को गर्म किया जाता है। इसके बाद गर्म लोहे को लकड़ी में लगाकर जो है पानी से ठंडा किया जाता है ताकि जो पकड़ है वो ढीली ना पड़े। तो यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, या 1 और 3 दोनों? तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर सही होगा हमारा। फोर्थ आंसर इज राइट। वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, या ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो 9th का आंसर होगा यहाँ पर सही। तो ओजोन परत जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं और ये समताप मंडल में स्थित होती है तथा पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट जो रेजेस है उसके प्रवेश को रोकती है। आंसर यहाँ सही होगा हमारा थर्ड आंसर। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ऑप्शन है हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को होमवर्क करवाने में सहयोग देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलता रहता है। ठीक है, कि उसको स्कूल से क्या काम मिला है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक टीचर की जो भी होती है तो एक बच्चे के पेरेंट्स को मिलती रहती है, और साथ ही विद्यालयों के कार्यों की जानकारी एक टीचर फिर पता कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, या बहुत कम शिक्षण करना। तो 11th का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। छोटे छोटे खंडों में बांटता है जिससे अवधारणात्मक समझ जो है आसानी से विकसित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन? तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा वो है कार्बन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होती हैं। क्लियर? कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, 1 तथा 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर, दोनों ही हैं। कक्षा में डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट से बच्चों का बहुमुखी विकास होता है, वो अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें जो है उनमें अभिवृत्तियों के विकास में मदद मिलती है। तो थर्ड आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? भाषा और विज्ञान को समेकित करना, वास्तविक प्रक्रियाओं को संकल्पनाओं के साथ एक करना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना, या तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पर आंसर जो है सही होगा। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में सर्वाधिक जो है महत्व जो होता है वो वास्तविक क्रियाओं का और संकल्पनाओं को देना आवश्यक होता है। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति जो है समझ का विकास होता है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं। ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, या ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं। तो 15 का आंसर सही होगा। तो प्रोटीन जो है शरीर के अंगों का निर्माता माना जाता है। प्रोटीन से ही जो है शरीर का निर्माण होता है, जैसे बालों का निर्माण जो है कैरोटीन से होता है। ओके, आंसर यहाँ पर सही होगा हमारा, वो है फर्स्ट आंसर। साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम, रूम जो है रूम सागरीय बायोम, विषुवत रेखीय वन बायोम, या मानसूनी सदाबहारी? तो ये ना
मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं, यानी ये अनुकूलता स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है। खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी शीघ्रता या बड़ी सहजता से सीख लेता है, या खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो 17 में आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। अपना वीडियो को पॉज कर लीजिए, और कार्य एवं खेल भी जो है आपको पता है लर्निंग में इंक्लूड होते हैं। इससे जो डिफ़िकल्ट नॉलेज होती है ना, उसको भी ईजिली सीख सकते हैं बच्चे। आंसर यहाँ सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थलीय पौधों की 3 विशेषताएं लिखने को कहता है। शिक्षार्थी इन 3 पौधों की विशेषताएं इस प्रकार से लिखता है। इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। इनका तना कठोर होता है। इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। तो शिक्षार्थी द्वारा लिखी गई विशेषताओं में से जो सही है वो आपको बताना है कि कौन सी सही हो सकती है। तो देखिए, इनकी जो पत्तियां होती हैं, जो डेजर्ट में जो पौधे उगते हैं, या तो छोटी होती है या होती ही नहीं है, और इनका जो तना होता है वो कठोर होता है और कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियां जो है वाष्पीकरण को रोकने के लिए कांटों में जो है रूपांतरित हो जाती हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी फोर्थ आंसर इज राइट। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग है। इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है। इनसे बच्चों में सामग्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है, या इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो आंसर होगा कि इनसे जो है बच्चों में सामग्रिक गुण एवं सहभागिता का विकास होता है। तो आंसर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। अगला है, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं। सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखिए को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, या शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो कक्षा में पढ़ाते समय एक टीचर को कब खुशी मिलेगी, जब बच्चा जो है उनसे रिलेटेड टीचर से प्रश्न पूछेगा। तो ये मोटिवेटेड क्लास का ये साइन होता है कि छात्रों में जो है अधिगम का जो है संचार हो रहा है। तो फोर्थ आंसर इज राइट। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है संरक्षण के लिए, उपलब्धता जानने के लिए, नष्ट करने के लिए, या उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण के अध्ययन से ये आवश्यक होता है कि भाई चीज़ों का समुचित रूप से उपयोग करना बच्चा सीख जाता है। क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो है फर्स्ट आंसर, संरक्षण के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों या कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है हमारा फोर्थ आंसर। ठीक है, फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए, जो नमक का पानी होता है ना, उसकी डेंसिटी जो है नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से अधिक होता है। सो दैट्स वाई नमकीन पानी में जो है नींबू तैरता रहता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। अगला है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो 24 का आंसर सही हो जाएगा, वो है हमारा थर्ड आंसर, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है।
तो क्या अंतर है? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, या वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो 25 में आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है फोर्थ आंसर की वाष्पीकरण तो देखिए किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, इवोपरेशन है ना, भाप बनना, लेकिन क्वथन नहीं, क्योंकि जब उसका 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा ना टेम्परेचर तभी जो है उबलेगा। ठीक है, तो फोर्थ आंसर इज राइट। प्राथमिक स्तर पर आंकलन में शामिल होना चाहिए। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो देखिए आंकलन होता है आपका असेसमेंट, तो उसमें शामिल होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। क्लियर? अगला है किस प्रकार के छात्र जो हैं अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? वे छात्र जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते, वे छात्र जो अवधारणाओं को समझ या सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते, या वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के या अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं। तो अधिगम संसाधन होते हैं किस प्रकार के छात्र बच्चों के लिए? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। ठीक है, फोर्थ आंसर जो है अपना सही हो जाता है। अगला है छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना। उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में मदद करता है? वायु एवं जल, वन्य एवं वन्य जीव, पालतू तथा घरेलू जानवर, या बगीचों में उगने वाले पौधे। तो 28 में आंसर जो है सही होगा प्राकृतिक संसाधन। तो 28 में आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वायु एवं जल। फर्स्ट आंसर सही है। पर्यावरण अध्ययन का कार्य है पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास, पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 में आंसर जो है वो सही हो जाएगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, लिखना है क्विज आंसर। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में निरंतर यानी कंटिन्यू शब्द जो है प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, या अधिगम में मूल्यांकन। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। ओके डियर, और ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, तो जो भी आपको कुछ पूछना है यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं 8295024375 टेलीग्राम नंबर है, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसका आंसर आप लिखिए क्विज आंसर, और 30 का जो भी आंसर होगा वो आप मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।